हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। पेप्टिक अल्सर की अगर साइट की बात करें तो ये कॉमनली ड्यूडेनम और स्टमक में होते हैं, लेकिन अगर एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा जेजुनम और मेकल्स डाइवर्टिकुलम में प्रेजेंट हो तो ये वहाँ भी हो सकते हैं। अभी मैंने बात की एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा की। एक्टोपिक का मतलब होता है कि कोई चीज अबनॉर्मल प्लेस या पोजीशन में है, तो अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा जेजुनम या मेकल्स डाइवर्टिकुलम में प्रेजेंट होगी तो वहां पे भी ये पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं। तो ये एक्टोपिक म्यूकोजा एक कारण बनती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन साइट ये फॉलोइंग टाइप्स हैं पेप्टिक अल्सर की। पहला क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर, सेकेंड क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर, थर्ड टाइप है कंबाइंड जैसा कि जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। फोर्थ टाइप है एनास्टोमोटिक अल्सर्स जो कि सर्जिकल अगर इंटरवेंशन हुई है इंटेस्टाइन में तो बनते हैं। ड्यूरेशन के हिसाब से बात करें तो फिर देयर आर टू टाइप ऑफ अल्सर, क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर एंड एक्यूट पेप्टिक अल्सर्स। अब बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ द क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर। पहली बात, हाइपर एसिडिटी इज अ चीफ कॉज। सेकंड, न्यूरोलॉजिकल कॉजेज, वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से एसिड ज्यादा सीक्रेट होता है। वेगस नर्व कब स्टिमुलेट होती है? जैसे जो लोग बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, वरी में रहते हैं, चिंता फिक्र ज्यादा करते हैं, हरी मतलब भागदौड़ हड़बड़ी ज्यादा करते हैं, करी मतलब स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं। सेकंड, एनएसएआईडी मतलब नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये वैसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए। थर्ड पॉइंट, जेनेटिक कॉजेज, जिनको ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है ड्यूडेनल अल्सर की उनको होने की संभावना ज्यादा है, या पेशेंट जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो लोग भी ज्यादा प्रोन है ड्यूडेनल अल्सर के लिए। फोर्थ पॉइंट, जिनका फूड हैबिट स्पाइसी फूड के लिए ज्यादा है, स्मोकिंग अल्कोहल का इंटेक ज्यादा है, डाइट में विटामिन का इंटेक कम है, उनको ड्यूडेनल अल्सर होने की संभावना ज्यादा है। फिफ्थ, बैक्टीरियोलॉजिकल कॉजेज, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो है वो यूरिया को स्प्लिट करके अमोनिया रिलीज करता है, इससे पीएच लेवल बढ़ जाता है तो हाइपर एसिडिटी क्रिएट होकर अल्सर फॉर्म होते हैं। सिक्स, लास्ट, एंडोक्राइनल कॉजेज जैसे कि देखने को मिलता है जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ये नॉन बीटा सेल ट्यूमर है पैंक्रियास का, इससे हाइपरगैस्ट्रीनेमिया होता है। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ये कैल्शियम को ज्यादा सिक्रिएट करके एसिडिटी क्रिएट करता है, उससे भी अल्सर बनते हैं। अब बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ द क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर्स के बारे में। यहाँ पे हाइपर एसिडिटी का ज्यादा रोल नहीं है, यहाँ के पेशेंट तो कई बार नॉर्मो एसिडिटी या हाइपो एसिडिटी वाले भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो अल्सर्स बन रहे हैं वो डिफेक्टिव गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर की वजह से आ रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन आयन का बैक डिफ्यूजन नहीं होने देते, लेकिन एनएसएआईडीज बहुत ज्यादा लेने के बाद प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव एक्टिविटी जो है उसका लॉस हो जाता है और अल्सर फॉर्म होते हैं। इसमें कुछ हद तक स्मोकिंग, स्पाइसी फूड, इस तरह की हैबिट्स का भी रोल मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेनाइन गैस्ट्रिक अल्सर की। एक्यूट और क्रॉनिक वाला क्लासिफिकेशन है। एक्यूट सुपरफिशियल अगर सिंगल और मल्टीपल अल्सर्स बने हुए हैं। क्रॉनिक में फिर फर्दर 4 टाइप्स हैं। टाइप 1 अगर लेसर कर्वेचर पे अल्सर है। टाइप 2 गैस्ट्रिक अल्सर एसोसिएटेड विद ड्यूडेनल अल्सर। टाइप 3 प्री पाइलोरिक और चैनल अल्सर। टाइप 4 हाई गैस्ट्रिक अल्सर कार्डियक प्रॉक्सिमल स्टोमक पे। ये पिक्चर शो कर रही है क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर क्लासिफिकेशन। अब हम कंपेयर करते हैं ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर को। एज इंसिडेंस की अगर बात करें तो ड्यूडेनल अल्सर 30 to 60 एज ग्रुप में पाया जाता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर 50 ईयर्स एंड अबव में पाया जाता है। मेल इज टू फीमेल रेशियो ड्यूडेनल अल्सर में 3:1 का रहेगा, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में मेल इज टू फीमेल रेशियो 1:1 का है। 80% ऑफ पेप्टिक अल्सर आर ड्यूडेनल, जबकि ओनली 15% ऑफ पेप्टिक अल्सर आर गैस्ट्रिक। अब हम देखते हैं कि ड्यूडेनल अल्सर में एचसीएल का सीक्रेशन पेट में बढ़ जाता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर नॉर्मल रहता है एचसीएल का सीक्रेशन या हाइपो सीक्रेशन भी हो सकता है। ड्यूडेनल अल्सर में वेट गेन ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस ज्यादा देखने को मिलता है। ड्यूडेनल अल्सर में पेन होता है 2 से 3 घंटे बाद खाना खाने के, ऑफन अवेकन बिटवीन 1 to 2 AM, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में आधे 1 घंटे के बाद खाना खाने के दर्द होगा और रेयरली एट नाइट मे बी रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग। ड्यूडेनल अल्सर में इंजेक्शन ऑफ फूड से पेन में आराम मिलेगा, तो अपन देखते हैं खाना खाने के 2-3 घंटे बाद पेन होता है और खाना खाने से आराम मिलता है, तो इसीलिए इनको वेट गेन ज्यादा होने लगता है, क्योंकि ये बार बार खाना खाने से आराम मिलेगा इनको। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने से कोई आराम नहीं मिलता, उल्टा इनको पेन बढ़ता है खाना खाने से, तो ये कम खाने लगते हैं तो फिर इनको वेट लॉस होता है। वॉमिटिंग अनकॉमन है ड्यूडेनल अल्सर में, जबकि कॉमन है गैस्ट्रिक अल्सर्स में, इसलिए भी इनका वेट का आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हेमरेज जो है उसके चांसेस ड्यूडेनल अल्सर में कम है और गैस्ट्रिक अल्सर में ज्यादा है। हमने पढ़ा था कि वॉमिटिंग गैस्ट्रिक अल्सर में ज्यादा होती है,
तो वॉमिटिंग के साथ हेमेटमेसिस हो सकती है गैस्ट्रिक अल्सर में और मेलिना कम होगा, जबकि डुडनल अल्सर में इफ एट ऑल हेमरेज होगा तो मेलिना के फॉर्म में ज्यादा होगा, हेमेटमेसिस कम होती है वहां पे। और परफोरेशन की बात करें तो डुडनल अल्सर ज्यादा परफोरेट करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर से। पॉसिबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी ड्यूडनल अल्सर में रेयर है, गैस्ट्रिक अल्सर में ओकेजनल पॉसिबिलिटी है। नाउ वी विल कंसिडर द रिस्क फैक्टर फॉर ड्यूडनल अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, अल्कोहल, स्मोकिंग, सिरोसिस एंड स्ट्रेस। While the risk factor for gastric ulcer are Helicobacter pylori, gastritis, alcohol, smoking, use of NSAIDs, and stress. Investigations are OGD and barium meal. Now we will see medical line of management for chronic duodenal ulcer. Here you have to remember 5 points. First is hydrogen receptor blocker जैसे ranitidine etc. Second is hydrogen ion antagonist, protein pump inhibitors, omeprazole etc. Third is regular antacids. Fourth is diet, that is bland diet, no spices, no alcohol, no smoking. Fifth is eradication therapy. We will see what are the indications for surgery. There are 3 indications for surgery. First is intractable pain. Second, if there are frequent relapses. Third, complication like gastric outlet obstruction and hemorrhage. Now we will see what are the surgery in CDU. First one is highly selective vagotomy. Second one is total truncal abdominal vagotomy with gastrojejunostomy. And third one is vagotomy with an enterectomy. Now we will see medical line of treatment for gastric ulcer. It is like in duodenal ulcer, ranitidine and omeprazole. Smoking should be stopped and drugs like NSAIDs may be avoided. Now we will look into the surgery part. There are 3 surgical options available here for the gastric ulcers depending on the location, the condition of the ulcer and the discretion of the surgeon. First one is the Billroth first partial gastrectomy. Second, Billroth second gastrectomy. Third one, highly selective vagotomy with excision of ulcer. Now we will see what are the complications of peptic ulcer. First is there are acute complications, there are perforation, hematomesis, melena. Secondly, there are subacute complication, and thirdly, there are chronic complications like gastric outlet obstruction, pyloric stenosis, teapot deformity, hourglass contraction of the stomach, penetration into the pancreas, and lastly, carcinoma of the stomach. Now we will see what is the homeopathic treatment available for peptic ulcer. जैसा कि हम जानते हैं कि नक्स वामिका आजकल के लाइफस्टाइल की मेडिसिन है और पेप्टिक अल्सर भी लाइफस्टाइल डिजीजेज ही हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और बहुत ज़्यादा कैफीन का, अल्कोहल का, स्मोकिंग की जिनको हैबिट है, और उन लोगों में अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं कि वेट एंड पेन इन स्टमक जो कि खाना खाने के बाद में ज़्यादा होते हैं, सोअर एंड बिटर इरेक्टेशंस हो, नोशिया वॉमिटिंग विथ मच रेचिंग, ऐसे सिम्टम्स आने पे नक्स वामिका पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अब हम सेकेंड मेडिसिन की बात कर लेते हैं, एनाकार्डियम, जिसमें एम्प्टी फीलिंग रहती है स्टमक में, नोशिया वोमिटिंग विथ इरेक्टेशंस रहेगा, ईटिंग रिलीव्स एनाकार्डियम, इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको नक्स वोमिका से यहाँ पे, डिस्पेप्सिया रहेगा, एप टू चॉक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, स्वेलोज फूड एंड ड्रिंक हेस्टिली, और एक प्लग लाइक सेंसेशन रहता है इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है काली बाइक्रोम, जो कि पेप्टिक अल्सर्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इनको खाना खाने के बाद एक लोड टाइप की फीलिंग आती है, इनको लगता है कि इनका डाइजेशन स्टॉप्ड हो गया है, डायलिटेशन ऑफ स्टमक, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम आएंगे, गैस्ट्रिक सिम्टम खाना खाने से आराम आ जाएगा पर रूमेटिक सिम्टम रीअपीयर हो जाएंगे, वॉमिटिंग ऑफ ब्राइट येलो कलर एंड राउंड अल्सर ऑफ स्टमक। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ऑर्निथोगैलम, जिसमें सिम्टम्स कुछ इस तरीके से आएंगे, भूख नहीं लगेगी उनको, फ्लेगमी रैचिंग विथ लॉस ऑफ फ्लैश, गैस्ट्रिक अल्सरेशंस होंगे हेमरेज के साथ में, पेन इंक्रीजेज व्हेन फूड पासेस पाइलोरिक आउटलेट, वॉमिटिंग कॉफी ग्राउंड लुकिंग मैटर की, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, फ्रीक्वेंट बेल्चिंग ऑफ ऑफेंसिव फ्लैटस, पेनफुल सिंकिंग अक्रॉस एपिगैस्ट्रियम। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में, जिसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से आते हैं, पेनफुल स्वेलिंग रहती है पिट में और पिट ऑफ स्टमक में, पेनफुल स्पॉट ओवर स्टमक जो कि रेडिएट करता है ऑल पार्ट ऑफ एब्डोमेन में, कैरेक्टर ऑफ पेन नैविंग इन अल्सरेटिंग बर्निंग विद कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग, इनफेक्टफुल एफर्ट एट इरेक्टेशंस, ग्रेट क्रेविंग रहती है इसमें स्वीट्स को लेके, गैस्ट्राइटिस ऑफ ड्रंकर्ड्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, अल्सरेटिव पेन इन लेफ्ट साइड अंडर रिब, ट्रेमलिंग थ्रॉबिंग इन स्टमक, इनॉर्मस डिस्टेंशन, अल्सरेशन ऑफ स्टमक विथ रेडिएटिंग पेन्स। अब बात करते हैं हाइड्रेस्टिस के सिम्टम्स की, जिसमें सोर फीलिंग रहती है स्टमक में, वीक डाइजेशन रहता है, बिटर टेस्ट रहता है, गॉन फीलिंग रहती है एब्डोमेन में, पल्सेशन इन एपिगैस्ट्रियम, कैन नॉट ईट ब्रेड एंड वेजिटेबल, एटोनिक डिस्पेप्सिया, अल्सर, कैंसर एंड गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है।
अब बात करते हैं लाइकोपोडियम के सिम्टम्स की, जिसमें खाना खाने के बाद में स्टमक में भारीपन फील होगा, बिटर टेस्ट रहेगा माउथ में, थोड़ा भी खाने से स्टमक में फुलनेस की फीलिंग आएगी, इनकम्प्लीट बर्निंग इरेक्टेशंस रहेंगी। अब बात करते हैं पल्सेटिला की सिम्टम्स की, जिसमें हम देखते हैं हार्टबर्न होगा, डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स आएंगे, थर्स्टलेसनेस इसकी सभी कंप्लेन के साथ एसोसिएटेड रहती है, वॉमिटिंग होती है, पेन इन स्टमक एंड आर आफ्टर ईटिंग, वेट रहता है स्पेशली इन द मॉर्निंग, पेट में ऐसे स्टोन का वेट सा महसूस करते हैं, नेविंग हंग्री फीलिंग रहती है, परसेप्टेबल पल्सेशन इन पिट ऑफ स्टमक, ऑल गॉन सेंसेशन टी ड्रिंकर्स में, और ये हैवी डाइट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। Now let's discuss some other medicine which may be used depending on totality of symptom. They are Asafoetida, Abiscan, Symphytum and Natrum